हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, ओके, लेबर, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहती है, जो एम्प्लॉय रहता है और गवर्नमेंट भी रहती है, उसमें पार्ट रहता है। तो ये सब जो मिला के एक रिलेशनशिप बनाते हैं, उसी के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है। ठीक है। और जो भी इश्यूज रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म करती है, उसके बारे में बहुत सारी अप्रोचेस हैं। जो आपको पता है कि बहुत सारी अप्रोचेस, अराउंड 8 to 9 अप्रोचेस है, डिफरेंट अप्रोचेस है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है और कैसे जो आउटसाइडर होते हैं और ये जो इनसाइडर जो लोग काम करते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गया या एक सिस्टम होता है जैसे मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, वो कैसे मिलजुल कर काम करते हैं या अलग अलग काम करते हैं, है ना। उसके बेसिस पे आज हम बात करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियन एंड द गवर्नमेंट, particularly concerning workplace issues, labor right, employment condition and conflict resolution। तो एक इंडस्ट्रियल रिलेशन रहता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब रहता है कि अगर वर्कर आपका खुश है और वर्कर प्रॉपरली काम कर रहा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, मैनेजमेंट भी वर्कर का ध्यान रख रहा है, मेरे और वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है। तो कंपनी ग्रो कर रही है, तो दोनों क्या है, इन टेक टेक क्या कहते हैं, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, है ना। कि ये अच्छा काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को प्रॉफिट हो रहा है, मैनेजमेंट को प्रॉफिट हो रहा है तो मैनेजमेंट भी वर्कर का ध्यान रख रहे हैं, उनके जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं या उनके जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसी को बोलते हैं गुड रिलेशनशिप, और उसी से अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। ठीक है। अभी क्या है कि जो वेरियस अप्रोचेस है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जो भी अप्रोचेस है वो इसी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अगर रिलेशनशिप खराब है, अच्छी है, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारी अप्रोचेस है, उसको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अप्रोचेस कौन कौन सी होती हैं, देन हम इंडिविजुअली उन अप्रोचेस के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले है आपका यूनिटरिस्ट अप्रोच, देन आएगा आपका प्लूरलिस्ट, मतलब प्लूरल जो बोलते हैं, प्लूरलिस्ट अप्रोच। देन मार्क्सिस्ट अप्रोच, रेडिकल अप्रोच बोलते हैं इसको हम। ठीक है। मार्क्सिस्ट मतलब आपने जो पढ़ा होगा ना, मार्क्सिस्ट एक साइंटिस्ट थे, कार्ल मार्क्स, उनके बेसिस पे ही था ये, उन्होंने ही दिया था बेसिकली इसको। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, डनलप मॉडल, इसको हम 3 टायर मॉडल भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, एग्जाम में कई बार आता है। डनलप मॉडल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डनलप ने क्या बोला था। ओके। और वो जो अप्रोच है वो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कैसे काम करती है। उसके बाद आती है स्ट्रेटेजिक चॉइस अप्रोच। देन 8 नंबर पे आपका इंटरनेशनल और कंपैरेटिव अप्रोच। देन आता है आपका एथिकल अप्रोच। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यूनिटरिस्ट अप्रोच की। इसमें क्या होता है दोस्तों, यूनिटरिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय होता है जो एक कॉमन गोल शेयर करते हैं। ठीक है। मतलब उनका टारगेट रहता है कि हमको अपनी कंपनी को कैसे ग्रो करना है। ठीक है। और एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहती है, वो मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। कन्फ्लिक्ट अगर होता है मैनेजमेंट और यूनियन के बीच में, उसको एज ए ट्रीट किया था जैसे पुअर कम्युनिकेशन है। अगर उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर रही होगी तो वो कन्फ्लिक्ट कभी भी होगा ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो पुअर कम्युनिकेशन की वजह से है, और उसको तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसमें मैनेजमेंट का रोल जो रहता है वो कॉपरेशन रहता है, लॉयल्टी रहती है एम्प्लॉय की तरफ, मतलब जो भी वर्कर्स रहते हैं उनकी तरफ, उनकी वर्किंग कंडीशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। इस चीज़ में क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, अगर कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेस है ना, तो वो भी ऐसा माना जाता है क्रिटिसिज्म में कि जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी ढक जाता है। बिकॉज क्या होता है कि जब ग्रीवेंसेस होता है तो मैनेजमेंट सोचता है कि पुअर कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है ना। तो वो ऐसा जो सोचते हैं कि नहीं, ये अप्रोच एक गलत अप्रोच है, मतलब इस अप्रोच की तरह काम नहीं होता है। तो उसमें माना जाता है कि जेन्युइन भी अगर कोई ग्रीवेंसेस है तो वो जेन्युइन ग्रीवेंस सामने नहीं आ पाता। ठीक है। ये एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये वहाँ ये उस जगह काम करेगी यहाँ पे मैनेजमेंट एम्प्लॉय के बारे में, वर्कर के बारे में ज़्यादा सोचेगा, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका ख्याल रखेगा। जैसे पीने का पानी हो गया, कैंटीन फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गया। ओके, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वर्कर का जब वो शॉप फ्लोर पे काम करता है तो उसका ध्यान रखते हैं, तो वहाँ पे ये अप्रोच आपकी प्रॉपर तरीके से काम करेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये इसी को बोलते हैं हम यूनिटरिस्ट अप्रोच। सेकंड हम बात करेंगे प्लूरलिस्ट अप्रोच की।
तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें बताया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप रहता है। लाइक आपका एक मैनेजमेंट हो गया, वर्कर हो गया, और वर्कर और मैनेजमेंट बेसिकली, तो दो आपके दो एक पार्ट है, पिलर है ऑर्गेनाइजेशन के, वर्कर और मैनेजमेंट। ठीक है, अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको माना जाता है कि वो एक गोल में कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं, बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्लिक्ट हो गया है। बाकी कन्फ्लिक्ट को अगर म्यूचुअल गोल टारगेट रहेंगे और म्यूचुअल इंटरेस्ट रहेगा तो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाएगा। वर्कर की तरफ से ट्रेड यूनियन बात करती है, वो लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है वर्कर की तरफ से। अगर वर्कर का कोई इंटरेस्ट खराब हो रहा है ना, कोई इंटरेस्ट या कोई क्रूशियल रोल है, अगर वर्कर की साइड से कुछ ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए क्या है कि ट्रेड यूनियन बात करती है। और जो मैनेजमेंट है वो ट्रेड यूनियन को उन्होंने पावर दे रखा कि आप वर्कर के जो भी इश्यूज हैं उसको उनको मैनेजमेंट के सामने लेके आ सकते हैं, और उसको मैनेजमेंट भी कोशिश करेगा कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश प्रॉपर करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगोशिएशन भी होता है, और दोनों का एक इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट ऑब्वियसली रहेगा। नेगोशिएशन होगा तो कोई किस पार्टी का कोई कभी उसको बेनिफिट मिल जाएगा, कभी वर्कर की यूनियन को मिल जाएगा, कभी मैनेजमेंट को मिल जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि हाउ नेगोशिएशन वर्क्स। ठीक है, तो इसमें जो रहता है ना, इसमें आपको मतलब एक टिपिकल जो एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, इसमें ट्रेड यूनियन भी रहती है। जो पहले की आपने देखा होगा, जो पहले की ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें ट्रेड यूनियन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें पहले के टाइम के यूनियन हमेशा रहती थी, और वो यूनियन एक ऐसे बार्गेनिंग एजेंट काम करता था ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर। तो वही अप्रोच ये है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट का क्या रोल है कि एज ए मीडिएटर काम करना है उसको। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है और जो एम्प्लॉय की नीड है, वर्कर की बेसिकली जो नीड है, उसमें एक थोड़ा सा सामंजस्य जिसको हम बोलते हैं बैलेंस, उसको बना के चलना है, और जिससे कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए और एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम करे। ये कहाँ काम करेगा, यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी जो है ना वो अपना जो रोल है उसको पता होगा कि मुझे मेरा रोल क्या है। अगर ट्रेड यूनियन का रोल ही निगेटिव है, अगर वो दे फील कि नहीं मैं काम ही नहीं होने दूंगा कंपनी में, या कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को चलने ही नहीं दूंगा, देन देयर इज़ अ इशू। अगर ट्रेड यूनियन भी अगर ये सोचता है कि जेन्युइनली वर्कर के बारे में सोचता है, और अगर जेन्युइनली कोई ग्रीवेंस वर्कर का रहता है और उसको वो मैनेजमेंट से टेकअप करता है, तो एक हारमोनियस रिलेशन, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होते हैं वो एक बनता है। और उसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो ब्लू टेरिस्ट अप्रोच के नाम से रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों मार्क्सिस्ट अप्रोच और रेडिकल अप्रोच। आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स, जो बेसिकली लेबर के लिए थोड़े से ज़्यादा उनकी फीलिंग थी। जो लेबर क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने कई सारी बुक्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कैसे लेबर क्लास को जो बेनिफिट्स हैं, उनके जो भी बेसिक नीड्स है उसका ध्यान नहीं रखता है। तो उसी के लिए उन्होंने जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना, इसको रेडिकल अप्रोच बोला है। उन्होंने बताया है कि हमेशा इंडस्ट्रियल रिलेशन जो रहते हैं उसमें जो वर्कर क्लास रहते हैं और ओनर, मतलब कैपिटलिस्ट बोलते हैं इनको, उन्होंने मैनेजमेंट को इसमें कैपिटलिस्ट करके बोला है, बिकॉज वो ऑलवेज क्या है बेनिफिट और मनी मेकिंग और है ना उनके बारे में सोचते हैं। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो वर्कर होते हैं उनके राइट जो होते हैं उसको दबा दिया जाता है, वर्कर से एक्स्ट्रा काम कराया जाता है, उनको बेनिफिट पास ऑन नहीं किए जाते, बेसिक रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा जाता। तो मैनेजमेंट को बस ये कैपिटलिस्ट करके बोला उन्होंने, एक टर्म दिया हुआ है कैपिटलिस्ट। और जो इनिशियलेशन है वो एक स्ट्रगल है वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में। ठीक है, मैनेजमेंट इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कि एजम्पशन क्या है इसका कि प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ वर्कर। मतलब वर्कर की तबीयत खराब है, वर्कर के कुछ इश्यूज हैं, उनको छोड़ के मैनेजमेंट का जो मेन रोल है वो है प्रॉफिट कमाना। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर का जो वर्किंग आवर्स है उसको यूटिलाइज करना और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, इससे प्रॉफिट ज़्यादा रहे। तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। इसमें उन्होंने सोचा कि वर्कर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है और मैनेजमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है। इसमें ट्रेड यूनियन के बारे में बताया गया कि ट्रेड यूनियन जो है वो एक बहुत एसेंशियल है वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगर वर्कर का कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अगर कैपिटलिस्ट मतलब मैनेजमेंट कोई वर्कर का एक्सप्लॉयट कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे ट्रेड यूनियन बात करती है। ठीक है, और ट्रेड यूनियन ही नेगोशिएट करेगी। ठीक है,
और अभी ऐसा ऐसा है ना, मतलब आप देखेंगे ना करंट में एप्लीकेशन इस अप्रोच के लिए नहीं है। जनरली जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ अभी भी अगर चल रही हैं तो वहाँ पे ही अगर कुछ ऐसा अप्रोच फॉलो होता हो या ऐसा हो रहा हो तो होता है। अदरवाइज जो जितनी भी नई कंपनीज़ हैं उसमें ये अप्रोच का तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि ये अप्रोच क्या है ना, थोड़ा सा ओल्ड अप्रोच है। जब जब क्या होता था ना, जब कोई रूल्स नहीं थे गवर्नमेंट की साइड से, कोई लेजिस्लेशन नहीं था, लेबर लॉज नहीं थे, ठीक है, वर्कर के राइट्स का कौन ध्यान रखेगा, ठीक है, वर्किंग एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होते थे, ओके, पीने का पानी की बेसिक जो नीड्स होती हैं वो नहीं मिलती थी उस समय। ये अप्रोच आप कह सकते हैं कि पुरानी, जब 1920s की मैं बात करूँ, जब इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो रही थी ऑल ओवर वर्ल्ड में, उस समय आप बात कर सकते हैं हाँ ऐसा हुआ होगा। बट अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूँ या नई कंपनी की बात करूँ तो ये अप्रोच वहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है और वर्कर है वो एक दूसरे के, मतलब प्रॉपरली एक दूसरे का ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉय का, अगर मैनेजमेंट की साइड से बात करूँ तो वो ध्यान रखते हैं कि एम्प्लॉय का मोरल हमेशा बढ़ा रहे, वो मोटिवेटेड रहें और उनका जो वेलबींग है, मतलब उनकी जो जो हेल्थ कंडीशन है वो भी अच्छा रहे। अगर वो अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली कंपनी ग्रो करेगी। तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मतलब कि अगर रिलेशन कैसा रहता है हमारा ह्यूमन रिलेशन, की हम एक दूसरे के पीछे सिंपैथी रहती है कि हाँ यार ये हमारा हमारा एम्प्लॉई है, हमारा वर्कर है, और वो अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो रेगुलर बेसिस पे काम करेगा और कंपनी भी ग्रो करेगी, ठीक है। इसी यही ऐसे एजम्पशन भी इसका सेम ही है कि सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड वर्कर्स आर मोर प्रोडक्टिव। अगर वर्कर मोटिवेटेड रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और वो प्रोडक्टिव भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज आर एसेंशियल फॉर वर्कप्लेस हार्मनी। अगर दोनों में रिलेशनशिप अच्छी है, वर्कर जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, मैनेजमेंट से गोल है, उनको अगर समझ रहा है, मैनेजमेंट ही वर्कर की अगर रिक्वायरमेंट को समझ रहा है तो वो बहुत ज़रूरी है वर्कप्लेस की हार्मनी के लिए। अगर हार्मनी गुड रहेगी, एम्प्लॉय की कंडीशन अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉयज अगर अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली कंपनी परफॉर्म अच्छा करेगी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट अगर कोई होता है, can be minimized by creating supportive working environment, encouraging employee participation and addressing worker need। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको वर्कर के थ्रू, मतलब नॉट द ट्रेड यूनियन, वर्कर खुद से अपना बात कर सकता है और उसको पार्टिसिपेशन भी, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, तो वर्कर भी पार्टिसिपेट कर सकता है चीज़ों में, और उसकी अगर कोई चीज़ को कुछ बेसिक नीड्स है उसको अगर एड्रेस कर दिया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये सिंपल अप्रोच है। मैनेजमेंट का क्या रोल, क्या है, एक एजम्पशन है, मैनेजमेंट का रोल है टू फोस्टर ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट बाय फोकसिंग ऑन लीडरशिप स्टाइल, कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर रादर देन जस्ट ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ने बना दिया, ठीक है, अब है ना, अभी फॉलो करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि किस लेवल तक जाके उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगी, है ना, लीडरशिप स्टाइल अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है और वर्कर के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे बियॉन्ड अगर कोई बेनिफिट पास ऑन हम वर्कर को करते हैं तो ऑब्वियसली एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहेगा और वर्कर भी मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। आज के टर्म में ये ऑर्गेनाइजेशन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, बिकॉज क्या है ना कि प्रायोरिटाइज एम्प्लॉय वेलबींग सबसे ज़्यादा। अभी हम कोविड के बाद की हम बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो है एम्प्लॉय वेलबींग। अगर एम्प्लॉय ही दुखी रहेगा, अगर एम्प्लॉय की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो वो कैसे काम करेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा एचआर जो प्रैक्टिस फॉलो करता है या एचआर की तरफ से मैनेजमेंट, मतलब एचआर मैनेजमेंट की साइड से बात करता है, तो एचआर का जो रोल होना चाहिए वो ये मैनेजमेंट, जो वर्कर है उनका पार्टिसिपेशन भी प्रॉपर रहना चाहिए, वो इंगेज रहना चाहिए, उनके लिए एम्प्लॉय इंगेजमेंट एक्टिविटी प्लान करना चाहिए जिससे वो इंगेज रहें, मोटिवेटेड रहें और वो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परफॉर्म अच्छे से करें। तो ये बहुत अच्छे अप्रोच है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एक इंडस्ट्रियल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसके बाद दोस्तों आता है साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें हम देखते हैं क्या है दोस्तों। दिस अप्रोच emphasizes द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड फोकसिंग ऑन परसेप्शन ऑफ
फेयरनेस, ट्रस्ट एंड द फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या है, एक दूसरे का कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है, मैनेजमेंट का वर्कर से कुछ एक्सपेक्टेशन है और वर्कर का मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेशन है, और दोनों एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं कि हाँ वो मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर कंपनी का ध्यान रखेगा, है ना, और वर्कर सोचता है कि मैनेजमेंट हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखेगा। अगर दोनों में ट्रस्ट है और दोनों का ट्रस्ट एकदम इंटैक्ट है और फेयरनेस है, पूरे जो रिलेशनशिप है उसमें फेयरनेस है, हाँ दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं, तो उसी के लिए है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें क्या है, एजम्पशंस क्या है इसके, एम्प्लॉय हैव एक्सपेक्टेशन अबाउट द रोल, रिवॉर्ड एंड रिलेशनशिप एट वर्क एंड व्हेन दीज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट कॉन्फ्लिक्ट में अराइज। तो एम्प्लॉय जब भी कंपनी में काम करता है उसको एक्सपेक्टेशन रहती है कुछ कि उसके क्या रोल होने वाला है, अगर वो ये रोल परफॉर्म करेगा अच्छे से तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, और जो उसकी रिलेशनशिप जो वर्क प्लेस पर जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी रहेगी, ठीक है। अगर इनमें से कहीं भी कुछ इश्यूज रहते हैं तो ऑब्वियसली जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, ठीक है। अगर वो एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती है जो वर्कर एक्सपेक्ट करता है तो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कन्फ्लिक्ट कभी कभी क्या होता है, मिस अलाइनमेंट बिटवीन एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन एंड ऑनेस्टल रियलिटी। क्या कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कभी कभी प्रॉपर कम्युनिकेशन से भी नहीं हो पाता। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बट अगर कन्फ्लिक्ट मतलब अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियसली कन्फ्लिक्ट रहने वाला है। तो एक बाउंड्री है कि अगर कम्युनिकेशन अगर आप प्रॉपर करते हैं वर्कर से या वर्कर करता है मैनेजमेंट से तो कन्फ्लिक्ट कभी नहीं होगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा, ठीक है। बिल्डिंग ए पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीजिंग एंगेजमेंट। अगर प्रॉपर साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ बात हो रही है कि एक रिलेशनशिप, ठीक है, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप वर्कर और मैनेजमेंट से बनाया जाए तो उससे इंगेजमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि वर्कर क्या है डायरेक्टली अप्रोच अगर करता है ना, और उसी की बात भी ज़्यादा डायरेक्टली सुनी जाती है और इमीडिएटली उसको रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो उससे एक उसका एंगेजमेंट भी रहेगा, हाँ मेरा इशू जो था वो इमीडिएटली रिजॉल्व कर दिया गया है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, है ना। मैनेजमेंट का क्या रोल है, टू क्लियरली कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशन, फॉस्टर ट्रस्ट एंड इंश्योर दैट एम्प्लॉय फील वैल्यूड एंड फेयरली ट्रीटेड। तो मैनेजमेंट का क्या है कि एक कम्युनिकेशन क्लियरली पास ऑन होना चाहिए वर्कर को कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसको क्या उसका रोल क्या है और उससे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, और एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी परफॉर्म होना चाहिए कि हाँ जो मैनेजमेंट ने बोला था कि अगर आप ये परफॉर्म करेंगे तो आपको ये रिवॉर्ड दिया जाएगा, सो वो रिवॉर्ड दिया जा रहा है या दिया जाएगा, वो ट्रस्ट एक होना चाहिए, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है वो वैल्यूड, मतलब उसको लगे कि हाँ मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू है, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ऐसा फील करता है तो, है ना, तो वो ऑब्वियसली एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय भी मोटिवेट रहेगा और वो अच्छा परफॉर्म करेगा। This approach is useful for managing individual employee relationship and understanding why conflict may arise even in another harmonious working environment। ये अप्रोच वहाँ पे सही रहेगा जहाँ पे जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, वर्कर है, वो डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है मैनेजमेंट को, है ना, नॉट द ट्रेड यूनियन। वर्कर अप्रोच कर रहा है और उसका इशू रिजॉल्व वहीं पे हो रहा है ना। तो एक अच्छी अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, ये आपने ये दिया था डेवलप मॉडल है, इसी को हम 3 टायर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। आप जब एग्जाम में आएगा तो आएगा व्हाट इज 3 टायर मॉडल और किसने दिया था, ठीक है, 3 टायर मॉडल। तो जॉन टी डेवलप ने फुल नेम जो है उनका वो है जॉन टी डेवलप। सो दिस अप्रोच views industrial relation as a system of rules that govern the workplace influenced by multiple actor। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना, उसमें बहुत सारे लोग एक इन्वॉल्व रहते हैं रिलेशनशिप में। वो कौन कौन होता है, मैनेजमेंट होता है, लेबर और गवर्नमेंट भी। अब गवर्नमेंट में क्या है, अब गवर्नमेंट की साइड से रूल्स एंड रेगुलेशन, अब मैं गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक इंडस्ट्री की, तो उसमें गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन भी एक रहते हैं, तो उसी के बेसिस पे काम होता है। तो जॉन टी डेवलप ने बोला कि इसमें मल्टीपल एक्टर रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये 3 हैं, और उनके डिपेंड, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म तभी करती है जब उनमें रिलेशनशिप अच्छी हो, ठीक है, और एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इंक्लूड 3 मेन एक्टर जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एम्प्लॉयर का उसका एसोसिएशन, वर्कर और यूनियन, और गवर्नमेंट एजेंसीज। जब इन तीनों में एक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, है ना, 3 टायर हो गए ना, 3 टायर मतलब
एम्प्लॉयर, वर्कर और गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं 3 टायर मॉडल। तो जब इन तीनों में रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म अच्छा करेगा, ठीक है। द सिस्टम इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, मार्केट कंडीशन एंड ब्रॉडर सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। तो वही है, उसमें क्या है, जो सिस्टम आज का जो सिस्टम है वो काम तभी करता है जब उसमें क्या है, एक वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो, ठीक है, मार्केट की कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और आपका पॉलिटिकल फोर्सेस हो। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट के लॉज वगैरह है, तो वो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो रहता ही है। द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज टू स्टेबलाइज रूल्स दैट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, ठीक है। मैनेजमेंट का रोल हम एक बार देख लेते हैं। टू वर्क विद इन द सिस्टम टू इंश्योर दैट द रूल्स गवर्निंग एम्प्लॉयमेंट आर फेयर, अडेप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है कि जो भी रूल्स हैं एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में, है ना, जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट को गवर्न करते हैं इम्प्लीमेंट हो, और वो फेयर भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लॉ ऐसा आ गया जो इंडिविजुअल वर्कर है उसके अगेंस्ट में है और उसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखें कि वो जो लॉ है वो फेयर हो, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। अगर कोई बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसमें अगर कुछ इशू हो रहा है तो वो एक रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे पास तो ये है, हम इससे गवर्न होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का रोल है, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एप्लीकेशन कहाँ पे इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं या कहाँ पे ये यूज़ हो रहा है? कॉमनली अप्लाइड इन इंडस्ट्री एंड कंट्रीज विथ ए वेल डेवलप्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर लेबर लेजिस्लेशन इन्वॉल्विंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लॉ एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करेगा जहाँ पे वेल डेवलप्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रेडी है, ठीक है, लाइक लेबर लेजिस्लेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से इफेक्टिव है और वो प्रॉपर तरीके से और ऑर्गेनाइजेशन उसको इफेक्टिव करके मतलब इम्प्लीमेंट किया हुआ है। गवर्नमेंट भी इसके लिए गवर्नमेंट भी प्रॉपरली तरीके से मॉनिटर कर रही है, और यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग वगैरह अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो वहाँ पे ये जॉइंटली डेवलप जो मॉडल है वो इफेक्टिव रहेगा। अगर इसके बाद है दोस्तों स्ट्रेटेजिक चॉइस अप्रोच। इसमें क्या है, द अप्रोच हाईलाइट द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन शेपिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजीज एंड चूजिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू लेबर इश्यूज। तो इसमें क्या है ना कि जो आजकल क्या स्ट्रेटेजिक अप्रोच बहुत चल रही है। स्ट्रेटेजिक अप्रोच में क्या है ना कि कोई अचानक से आपको स्ट्रेटेजी जो आपकी है वो आपको स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना पहले अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करता है कि मुझे कैसे कैसे ग्रो करना है ना, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, लॉस कौन कौन से रहेंगे, वर्कर का क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगा, मतलब जो तमाम चीज़ें रहती हैं। तो एक स्ट्रेटजी के तहत इसमें काम होता है, ठीक है। और अगर कोई इश्यूज़ रहे तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसके लिए भी स्ट्रेटजी रेडी रहती है, ठीक है। एजम्पशंस क्या है, मैनेजमेंट हैज ए स्ट्रेटेजिक चॉइस इन डिटरमाइनिंग हाउ टू हैंडल लेबर रिलेशन सच एज वेदर टू अडॉप्ट ए कन्फ्रंटेशनल और कोऑपरेटिव अप्रोच। अब इसमें क्या है, आपको मैनेजमेंट पहले से डिसाइड कर लेता है एक स्ट्रेटजी के तहत कि उसको कैसे अप्रोच अपनाना है, कन्फ्रंटेशन वाला अप्रोच अपनाना है या कोऑपरेटिव। मतलब अगर वर्कर की जो डिमांड है, लेजिटिमेट जो भी डिमांड है, अगर जो भी जेन्युइन डिमांड है उनको मानना है या उनको कन्फ्रंट करना है, तो उसके लिए पहले से स्ट्रेटजी रेडी कर ली जाती है। लेबर रिलेशन स्ट्रेटजी शुड बी अलाइन विद ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजी। ये भी एक क्लियर है कि लेबर का अगर कोई स्ट्रेटजी है ना, लेबर के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, जो भी स्ट्रेटजी है वो गवर्न कैसे होती है, जो ब्रॉडर जो कंपनी की जो स्ट्रेटजी रहती है कैसे ग्रो करना है उसमें उसी का एक पार्ट रहता है। यूनियन एंड वर्कर ऑल्सो मेक स्ट्रेटेजिक चॉइसेस इन हाउ दे एंगेज विद मैनेजमेंट एंड परस्यू देयर इंटरेस्ट। इसमें यूनियन और वर्कर भी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि वो लोग मैनेजमेंट से कैसे एंगेज रहेंगे और कैसा अपना जो इंटरेस्ट है वो मैनेजमेंट के सामने रखेंगे और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट का क्या रोल रहने वाला है, मैनेजमेंट का रोल रहेगा टू अडॉप्ट ए प्रोएक्टिव अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, अलाइनिंग लेबर रिलेशन पॉलिसीज विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। तो उसमें क्या है, मैनेजमेंट का रोल है कि प्रोएक्टिव अप्रोच उनको करना है, पहले से ही रेडी रहना है प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में, ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है ना, अलाइनिंग लेबर रिलेशंस पॉलिसीज, जो लेबर लेजिस्लेशन है हमारे, जो भी हमारी जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं वो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से काम कर रही हो, और वो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो ऑब्वियसली एक ब्रॉडर पैरामीटर में रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल रहने वाला है वो उसी के तहत में ये सब अंडर काम करते रहें, ठीक है।
एप्लीकेशन क्या है, दिस अप्रोच इज कॉमनली सीन इन ऑर्गेनाइजेशन दैट व्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ देयर ब्रॉडर बिजनेस स्ट्रेटजी इंटीग्रेटिंग लेबर मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें बेसिकली क्या है कि उसी जगह काम करेगा जहाँ पे मैनेजमेंट अगर ये सोचता है कि लेबर भी हमारे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेबर यूनियन हो गई या लेबर का जो भी हो गया, वो मैनेजमेंट वर्कर पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी कोई अच्छा स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया जाता है तो उसमें वर्कर्स को जो भी वर्कर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनको या यूनियन को इनवाइट किया जाता है, ठीक है, सो दैट कि एक जो कंपनी का गोल है वो यूनियन के या वर्कर के गोल से अलाइन प्रॉपर रहे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब काम करेगा, यहाँ पे भी वर्कर को जब भी जो मैनेजमेंट है वो जब भी कोई ये एक डिसीजन ले रहा है वहाँ पे वर्कर का अगर पार्टिसिपेशन प्रॉपर होता है तो उस जगह पे ये अप्रोच प्रॉपर तरीके से काम करेगी। इसके बाद दोस्तों है हमारा इंटरनेशनल और कंपैरेटिव अप्रोच। इसमें क्या है, इसमें बताया गया है दोस्तों, दिस अप्रोच कंपेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रैक्टिसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स एक्नॉलेजिंग दैट लेबर रिलेशन सिस्टम्स आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी इसमें क्या बताया गया है दोस्तों, चूँकि इंटरनेशनल है तो कोई भी जब आप एमएनसी की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो जिसकी क्या है मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कंपनी मतलब ओमनी प्रेजेंट है, बहुत जगह है, मतलब इंडिया में अगर है, कोई अमेरिका में एक कंपनी है जो अमेरिका की है, जो अमेरिका में भी है, इंडिया में है, जापान में है, चाइना में है, तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गया क्योंकि वो मल्टीनेशनल में है। अभी क्या है, जब वो कंपनी परफॉर्म करती है, जब वो स्टार्ट किया अमेरिका से, तो अमेरिका की जो लेबर लेजिस्लेशन है वो अलग है, ठीक है। देन वो इंडिया में आया, इंडिया के लेबर लेजिस्लेशन अलग होते हैं, इंडिया के खुद के रूल्स है, गवर्नमेंट खुद रूल फ्रेम करती है, ठीक है। सेम केस रहेगा जापान के साथ में भी, चाइना के साथ में। तो हर कंट्री के अपने अपने लेबर लॉज रहते हैं, लेबर लेजिस्लेशन रहते हैं, और उनकी गवर्नमेंट की अप्रोच भी थोड़ी सी अलग रहती है। तो उन्होंने यही बताया कि इसमें क्या होता है ना कि जो लोकल अप्रोच रहती है, लोकल का मतलब है उस पर्टिकुलर कंट्री की जो भी अप्रोच होती है वही उस जगह काम करती है, कोई भी बेस्ट अप्रोच नहीं है। इसमें बताया गया जैसे जो अप्रोच अमेरिका में अगर काम कर रही है उसी कंपनी के लिए, सेम अप्रोच इंडिया में भी काम करे या जापान में भी काम करे या चाइना में भी काम करे, दैट इज़ नॉट कंपलसरी कि वही अप्रोच यहाँ पे भी काम करे। हो सकता है वहाँ के यूनियन का तरीका काम करने का अलग हो, यहाँ वहाँ का मैनेजमेंट का अलग हो, यहाँ के मैनेजमेंट का अलग हो, गवर्नमेंट के भी जो इन्वॉल्वमेंट में थोड़ी कम हो ज़्यादा हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। तो उसी में उसने बोला कि कोई भी ऐसे परफेक्ट अप्रोच आप नहीं बोल सकते, कोई भी परफेक्ट अप्रोच है, बहुत सारे जहाँ पे भी जो अप्रोच है वो सुटेबल अगर वहाँ पर रहती है तो वो अप्रोच अपने अपनी यूनिक तरीके से काम करती है। वही से बताएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन प्रैक्टिसेस वेरी वाइडली बिटवीन कंट्रीज ड्यू टू डिफरेंस इन लॉज, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड द रोल ऑफ यूनियन, है ना। तो वो जो भी ये सब जो फैक्टर रहते हैं उसके हिसाब से वो लोग डिफरेंट अप्रोचेस रहती हैं डिफरेंट कंट्री में। तो नो सिंगल अप्रोच इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड प्रैक्टिसेस मस्ट बी अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन। तो कोई भी यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है जो हर जगह काम करेगी, जो भी अप्रोच रहेगी वो लोकल कंडीशन, लोकल लेजिस्लेशन के बेसिस पे ही क्रिएट की जाएगी, वही उस जगह काम करेगी, ठीक है। मैनेजमेंट का रोल क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट द यूनिक इंडस्ट्रियलाइजेशन एनवायरनमेंट इन ईच कंट्री और रीजन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। तो जहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वहाँ की लोकल कंडीशन के हिसाब से एक यूनिक इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाया जाए, ठीक है, इन्वायरमेंट बनाया जाए, सो दैट कि वो कंपनी जो है वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। Important for multinational corporation and organization operating in different national context with varying labor union and union strength। तो वहीं पे काम करेगी, यहाँ पे एमएनसी हो, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग अप्रोचेज, अलग अलग यूनियन हो, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन अलग हो, लेबर लॉज अलग हो, वहाँ पे ये उस जगह काम करेगी। तो यहाँ पे मल्टीनेशनल एमएनसी है, वो वहाँ पे ये अप्रोच, उनका ये मानना है कि जो डिफरेंट हर जगह जहाँ पे भी कंपनी ऑपरेट कर रही है वहाँ की कंडीशंस अलग होती है ना, लेजिस्लेशन अलग होते हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, वर्कर्स के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अलग अलग हर जगह अलग अलग अप्रोच ही काम करेगी, उसके हिसाब से मैनेजमेंट को नया जो भी रिलेशनशिप है, नई तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी रिलेशनशिप है उसको रेडी करना चाहिए।
इसके बाद दोस्तों इथिकल अप्रोच, ठीक है। इथिकल अप्रोच में क्या है, अप्रोच एम्फेसाइजेस द मोरल एंड इथिकल डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, फोकसिंग ऑन फेयर, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट। तो इथिकल अप्रोच में क्या है, जो भी इथिकली करेक्ट हो, मॉरली करेक्ट हो जिसको हम बोलते हैं, या अगर जो इथिकली करेक्ट है, अगर मैनेजमेंट उसकी वो चीज़ देखता है तो वर्कर, है ना, तो वो अप्रोच, वो उसी को अप्रोच को हम बोलते हैं ये इथिकल अप्रोच। इसमें क्या है, वर्कर के जो रिलेशनशिप है ना मैनेजमेंट के साथ में, या जो भी जस्टिस वगैरह वर्कर के अगर कोई राइट्स है उसमें जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको उस अप्रोच को देखा जाता है और उसको बोला जाता है एथिकल अप्रोच। एजम्पशन क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन शुड बी बेस्ड ऑन एथिकल प्रिंसिपल सच एज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, इक्वलिटी एंड फेयरनेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर इसको ऐसा देखा जाता है कि जो एक अप्रोच, जो एथिकल अप्रोच है उसमें माना जाता है कि ह्यूमन, अगर कोई वर्कर है उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर आप चैलेंज करेंगे तो ऑब्वियसली वो डीमोरलाइज हो जाएगा, है ना, और वो ऑब्वियसली काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा। तो उसका भी, है ना, उसको एक इक्विटी, मतलब इक्वलिटी के तरीके से देखा जाए, फेयरनेस जो भी रहे वो उसको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफन अराइजेज फ्रॉम अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, जब कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएंगी, जो भी लेबर लेवल से बाहर की जाएगी, या वर्किंग आवर्स हमने सडनली बढ़ा दिए, नहीं आपको 9 घंटे नहीं आपको 12 घंटे काम करना है, तो और अगर जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने की चांसेस रहते हैं। मैनेजमेंट का क्या रोल रहेगा, to promote ethical standard in the workplace, ensuring that labor practices comply with moral value and social responsibility। तो मैनेजमेंट का रोल क्या है कि जो भी इथिकली करेक्ट हो वो वही इम्प्लीमेंट हो, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन या जो भी गलत चीज़ें हैं वो नहीं, उन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है, वो मैनेजमेंट का रोल रहने वाला है। एप्लीकेशन क्या है, दीज अप्रोचेज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिकल लेबर प्रैक्टिस। तो ये जो अप्रोच है ये वहीं पे काम करेगी जो कंपनी सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR में अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छे से प्रायोरिटाइज, उनकी जो प्रायोरिटी है वो CSR है, एक ऐसे CSR में काम करना है, और इथिकल लेबर प्रैक्टिस को फॉलो करती हैं कि जो भी इथिकली करेक्ट होगा वही एडॉप्ट होगा, जो इथिकली करेक्ट, मॉरली करेक्ट नहीं है वो अप्रोच को फॉलो नहीं करेंगे, वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे, है ना। तो अगर वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे तो वर्कर भी खुश रहेगा, मैनेजमेंट भी खुश रहेगा। तो उसी अप्रोच को हम बोलते हैं एथिकल अप्रोच, ठीक है। सो जितनी भी अप्रोच दोस्तों हमने पढ़ी, दीज अप्रोचेस ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अलाउइंग ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट स्ट्रेटजीज दैट फिट देयर गोल, वैल्यूज एंड कॉन्टेक्स्ट, है ना। डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट एंड वर्कफोर्स, ऑर्गेनाइजेशन में यूज ए मिक्स ऑफ दीज अप्रोचेस टू मैनेज लेबर रिलेशन इफेक्टिवली। उन्होंने बोला जितने भी अप्रोच अभी हमने पढ़ा, पूरा 1 to 9 तक जितने भी हमने अप्रोचेस पढ़े, चाहे वो यूनिट अरेस्ट हो, प्लूर अरेस्ट हो, ठीक है, जॉन TW वाला मॉडल हो, या मार्क्सिस्ट अप्रोच हो, इथिकल अप्रोच हो, सिस्टम अप्रोच हो, जितनी भी अप्रोचेस हमने पढ़ा वो क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको बताती हैं कि ये अप्रोच अगर यूज़ करते हो तो इसका पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, ये अप्रोच क्या होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्या देखना है कि जो उनका गोल्स है, टारगेट हो, उसके बेसिस पे जो अप्रोच उनको सूटेबल लगे वो अप्रोच उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है, वही अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। और चाहे तो वो इन जितने भी अप्रोचेस हैं इनका मिक्स भी मॉडल एक बना के अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो मिक्स मॉडल भी यूज़ करती है, जरूरी नहीं है वो टोटली सिंगल अप्रोच को ही फॉलो करती हैं, एक मिक्स मॉडल बना के 2-3 अप्रोच कर लेके वो भी काम करती हैं, और वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल भी हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज हमने जो भी पढ़ा है वो है अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हमारे यूनियन के साथ में या वर्कर के साथ में मैनेजमेंट के रहते हैं, उसमें बहुत सारे अप्रोचेस रहती हैं, है ना। उनको में कौन सा सुटेबल लगता है, गोल्स एंड गोल्स के हिसाब से कंपनी का क्या गोल्स हैं, कंपनी का क्या आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, उसके बेसिस पे वो जो भी सुटेबल अप्रोच है उसको अडॉप्ट कर सकती हैं और उसको फॉलो कर सकती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, है ना। आगे हम आपके लिए और भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हुआ, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सब PPT आपके लिए, प्रेजेंटेशंस और वीडियो आपके लेके आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।